नमस्कार। तो हमें इसमें जो पढ़ना है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमने मटेरियल सिलेक्शन देखा, फिर मटेरियल सिलेक्शन के बाद हमने देखा कि क्या उसका एप्लीकेशन है, कौन सा मटेरियल चाहिए। तो एप्लीकेशन के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत होती थी। तो वो प्रॉपर्टीज कहाँ से पता चलती हैं, वो हमें इस मैकेनिकल टेस्ट से पता चलती हैं। तो इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में हमें कुछ मैकेनिकल टेस्ट करना होगा। जैसे हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हार्डनेस टेस्टिंग, फैटीग टेस्टिंग और क्रीप टेस्ट। फैटीग साइक्लिक लोडिंग के लिए, हार्डनेस स्क्रैच और इंडेंटेशन से मेजर करते हैं, और मैकेनिकल टेस्ट जैसे हम पढ़ेंगे और पता चलता है। क्रीप टेस्ट एक हाई टेम्परेचर टेस्ट है। बॉडीज, रिजिड बॉडीज होती है। जैसे हमने बात किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, हमने देखा है कि जो सॉलिड्स हैं उसमें बॉडी एटम जो है पैक्ड होते हैं, वो ज्यादा मूव नहीं कर सकते, वो अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं। तो इसको एक स्प्रिंग टाइप के सिस्टम से हम समझ सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हम उसमें इसमें जैसे प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ये सब देखते हैं। जैसे रबर बैंड को आप एग्जांपल ले लीजिए। ये रबर बैंड एकदम रिजिड है, इस तरीके से ऐसा नहीं पिघल जाता जैसे कोई चीज टूट जाती हो। और इसको खींचते हैं तो आप एक्सपेंड करते हुए छोड़ देते हैं तो वो लौट आता है। तो ये इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत देर तक खींच दें, ज्यादा खींच दें, तो इतना लंबा ही रह जाता है। तो इसका मतलब उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, इसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो ये चीजें आप थोड़ा सा इसको आप डिटेल में पढ़ के समझ सकते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेसेस एंड प्रॉपर्टीज टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, सिंपल टेंशन, टॉर्शन, कंप्रेशन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन, स्ट्रेस इन कर्व एंड वेरियस टर्मिनोलॉजीज, इलास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक टफनेस, ये कुछ चीजें हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ये मॉडल है, बिल्कुल रिजिड टाइप का, मतलब स्प्रिंग बहुत हल्की से मूव करते ज्यादा ताकत के बाद। तो एटम्स फिक्स होते हैं, केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। तो स्प्रिंग बॉल मॉडल से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपका एटम ऐसे जुड़े रहते हैं। लेकिन अब ये देखिए, जैसे इतना बड़ा दिखाया गया एटम्स, तो जैसे हम देखते हैं एक बहुत छोटे से पार्टिकल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एक मॉडल है उसको मेटालिक बॉन्ड्स को समझने के लिए। ये देखिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व की बात करें तो ये देखिए, जैसे आपका बॉडी है, ये इसकी लेंथ है, और ये जैसे ये आपको इस तरीके से आपकी बॉडी है, तो ये इसका लेंथ हो गया, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि लेंथ के इस तरीके से फोर्स लगाते हैं एक्सियल डायरेक्शन, इसे कहते हैं मटेरियल की एक्सिस है। तो एक्सियल डायरेक्शन में हम दो तरीके से फोर्स लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ, मतलब दोनों आउटर साइड के दोनों बाहर की तरफ हो, तो इसे कहते हैं टेंसाइल फोर्सेस। और इसके कारण जो स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस होगा। ठीक है। और दूसरा है कि इसको अंदर की तरफ लगा सकते हैं, इसे कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। दोनों फोर्सेस इस तरीके से। तो हम इसको पहले टर्म देख लेते हैं। और दोनों केसेस में एरिया, ये सरफेस एरिया को लेंगे। दिस इज कॉल्ड द सरफेस एरिया, जो हमारे लिए एरिया का काम करेगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स, या जो हम फोर्स लगाते हैं अपॉन ये एरिया। शियर स्ट्रेस जो सरफेस के अलॉन्ग लगता है, अभी हम देखेंगे सरफेस के अलॉन्ग जो लगता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बल्क स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। जैसे गुब्बारे को फील करें, जैसे कोई गुब्बारा है और उसको हम उसको जैसे कोई गुब्बारा है, ऐसे इसको हम चारों तरफ से फोर्स करें, तो इसका वॉल्यूम जो है घट जाएगा, जिस तरह थोड़ा ऐसा पतला हो जाएगा। तो इसे चेंज इन वॉल्यूम। या हम इसमें हवा भरें चारों तरफ, जैसे इसमें हवा भरें तो और बड़ा हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी हम इससे मेजर कर लेंगे, और ये स्ट्रेन के काम आएगा। और जैसे जिसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू एरिया, तो इसमें हम ज्यादातर हम लेंथ में चेंज देखते हैं। इस लेंथ इतना बढ़ती है डेल्टा एल, तो इसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अब लगते कैसे हैं। तो ये हमने देख लिया टर्मिनोलॉजी, शियर स्ट्रेन, और सबके केस में हम एरिया। जैसे अब ये देखिए, ये बॉडी आपको दिखाई जा रही है, ये वाले पहला के देखिए, और बाहर की तरफ ये टेंसाइल स्ट्रेस है, ये टेंसाइल, और इसके कारण स्ट्रेन भी होगा, टेंसाइल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। और एरिया ऑफ सेक्शन ये लेते हैं जिसके ऊपर लग रहा है, तो ये हो गया एफ टी अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दूसरा तरीका था अलोंग द सरफेस लगता है। जैसे ये लाल वाला देखिए, ये अलोंग द सरफेस लग रहा है, इसको शियर स्ट्रेस कहते हैं, एरिया यही ले लेंगे।
तो शियर स्ट्रेन इस तरीके से आ जाता है। देखिए इसमें अच्छे समझाया हुआ है, जैसे ये लेंथ एल है, ए को देखिए ये बॉडी है आपकी, ये इसका सरफेस एरिया है, क्योंकि सरफेस एरिया इसको ले लेंगे, और ये देखिए फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इसका इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल हो गया। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखिए हर बॉडी इसमें, जैसे ये लेंथ दिया था, इसको हम सरफेस को इसको फिक्स कर दिया, नीचे वाले को हमने फिक्स किया है इसको, जैसे इस किताब से आप समझ सकते हैं, किताब का नीचे का पार्ट फिक्स है, आप इसको हाथ से फोर्स लगा रहे हो तो ये आगे की तरफ फैल रहा है, तो इसे कहते हैं शियर स्ट्रेस। यहाँ पे देखिए हम बैलून की बात कर रहे थे, तो चारों तरफ से हम दबा रहे हैं तो ये कंप्रेस हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है। Loading. A metal is serviced during manufacture subject to different types of forces. Depending upon the magnitude of this forces, the metal may or may not change its shape. मतलब डिफॉर्मेशन का जो फोर्स है एक लेवल से ज्यादा होगा तभी उसमें चेंज आएगा। मतलब आप किसी ग्लास को लीजिए स्टील के, उसको आप हाथ से दबाते हो तब तक थोड़ी ना है, लेकिन अब उसी को मशीन में या किसी उस तरीके से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो टूट पचक जाएगा या दब जाएगा, तो वो उस तरीके की बात होती है, एक लिमिट के बाद ही होता है, वरना आपका जो वो चीज है जो भी आप फोर्स लगाते हैं वो इलास्टिक लिमिट से नीचे ही रहता है। तो देखिए कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे आप नंबर टाइप्स ऑफ लोडिंग और ये वैल्यूज भी, जैसे कंप्रेसिव, आप दबा रहे दोनों तरफ से फोर्स इन साइड की तरफ लग रहा है, इधर से ऊपर से भी नीचे से भी, तो इसे कहते हैं कंप्रेसिव। दोनों तरफ से बाहर की तरफ लग रहा है, इसे कहते हैं टेंसाइल। इन दोनों में डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ अपॉन लास्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेनिंग मिलेगा। ये देखिए इसमें क्या है, सरफेस के अलॉन्ग और एकदम पैरेलल लग रहा है, इसे कहते हैं शियर स्ट्रेस। अब देखिए ये बॉटल को घुमा रहे, एक तरफ इधर फोर्स लगा रहे हैं, एक बार इधर, तो आप जैसे देखिए, जैसे हो सकता है इसको फिक्स करके भी आप ऐसे लगा दें, तो इसे कहते हैं टॉर्शन स्ट्रेस। जैसे आप बोतल खोलते हैं ना, जो शीशी जार जो बॉटल्स होती है उसका जो ऊपर के ढक्कन होता है उसको हम टॉर्शन से ही खोलते हैं। आपकी जो पानी की बोतल ज्यादातर ऐसे ही घुमा के खोलते हैं, तो हो सकता है दोनों तरफ घूमे या एक तरफ ही घूमे, तो इसे कहते हैं टॉर्शन स्ट्रेस। और ये देखिए दो तरफ फोर्स लगा रहे हैं, बीच में कहीं कहीं इसमें फोर्स लगा दे रहे हैं या कहीं कहीं इसको फिक्स कर देते हैं, तो ये मुड़ जाएगा, इस तरीके से घूम जाएगा ये, तो ये बेंडिंग टाइप का फोर्स होता है। तो हमने बेंडिंग भी देख लिया। इंपॉर्टेंट टर्म, हुक्स लॉ, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलोंगेशन लिमिट, ईल स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस, बॉशिंगर इफेक्ट, टेंसाइल स्ट्रेस एंड हाइड्रोस्टेट, इसको हम अभी देख आगे टर्म्स को भी उसमें एक्सप्लेन करें। जैसे इस कर्व को देखते हैं, ये हमारा मेन कर्व है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये जो इनिशियल पार्ट है, ये मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस, ये जो चीज दिया हुआ है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट, इसके बाद इलास्टिक लिमिट के मैक्सिमल, यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेस एस इज इक्वल टू स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शन, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यंग्स मॉडुलस, इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन एंड वाई इज अ कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, और ये हो गया, तो ये प्रोपोर्शनल, इसके जब ये केवल ये कहाँ लागू होता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में, इसके बाद ये नहीं लागू। इसके बाद देखिए जब हम यहाँ से आगे जाते हैं, यहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, इसके आगे ये प्लास्टिक, पता है रिटर्न बैक, यहाँ पे यहाँ से नीचे जब तक स्ट्रेस रहती है तो ये रिटर्न बैक कर जाता है, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस है यील्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद एक डिफॉर्मेशन हो गया, यील्ड स्ट्रेंथ आ गया, यहाँ रिटर्न तो करती है लेकिन बहुत थोड़ा बहुत, यहाँ पे कभी नहीं रिटर्न करेगी। इसके बाद ये ज्यादातर आपको स्टील से पाइप मिलता है इस तरीके से अप डाउन, और यहाँ से ये यील्ड स्ट्रेंथ, ये ये मटेरियल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यील्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद जाते हैं फिर ये मैक्सिमम, एक मैक्सिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इससे ज्यादा हम इसको लोड दे ही नहीं सकते हैं। उसके बाद भी हम इसको यदि लोड देते रहे, मतलब इतनी लोड पे छोड़ भी दें, तो ये धीमे धीमे अपने आप डिफॉर्म होकर ये फाइनली फ्रैक्चर कर जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसे कहते हैं हम फ्रैक्चर स्ट्रेस, फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो हमने ये सब देख लिया, तो हमने सबसे पहले मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस, ये इलास्टिक लिमिट आ गया, यहाँ ये हो गया इसका प्लास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट तक। उसके बाद ये है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और ये फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, ये सारा कुछ हम देख लिए। और इसके बाद जब देखिए यहाँ पे जब ये यील्ड पॉइंट से आगे चली जाती है चीजें, तो
इसके बाद एक ये रीजन कहलाता है इलास्टिक रीजन, मतलब यहाँ पे चांसेस है लौट के आने का। यहाँ तक यदि आप डिफॉर्मेशन रखिएगा तो ये टोटल आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा पोर्शन आएगा। मतलब यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आपने किया तो ये 2 सेंटीमीटर रिटर्न कर जाएगा। यहाँ जब 2 सेंटीमीटर ज्यादा 2.5 कर लिया तो ये 2.2 आ जाएगा, तो 0.3 ना आए, पूरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 2 का 2 पूरा हो जाएगा रिटर्न बैक। जैसे आपने जितना लंबा आपने किया है, इलास्टिक लिमिट इतना है, और ये हमारा इलास्टिक लिमिट डिफॉर्म है, तो ये लौट करके फिर इतना ही आ जाएगा यहीं पे। लेकिन यदि प्लास्टिक लिमिट जाएगा थोड़ा बहुत रह जाएगा, और प्लास्टिक लिमिट को बाहर कर जाएगा तो ये बिल्कुल रिटर्न नहीं करेगा। अब चलिए और कुछ टर्म देख लेते हैं इसमें। ये कुछ वैल्यूज हैं यंग्स मॉडुलस की, ये टेबल से मिल जाता है, न्यूमेरिकल लगाने आपको हेल्प करेगा, और ये आपको दिया रहता है रखने। ऐसे ही बल्क मॉडुलस, देखिए हमारे पास है यंग्स मॉडुलस हम जब लेते हैं जब लेंथ की बात आती है, बल्क मॉडुलस होता है जब वॉल्यूम की बात हो, डेल्टा वी बाई वी चेंज इन वॉल्यूम स्ट्रेन अपॉन प्रेशर, तो ये बल्क मॉडुलस हो जाता है। ज्यादातर ये गैसेस और लिक्विड्स के लिए होता है। अब देखिए जो टेंसाइल टेस्टिंग जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था वो इस मशीन से मिलता है, इसी मशीन से हम स्ट्रेस, इसका तो मतलब आपको स्कीमेटिक डायग्राम आना चाहिए, स्कीमेटिक डायग्राम आपको आना चाहिए, जिसके लिए आपको ये देखना है, स्कीमेटिक डायग्राम आपको आना चाहिए पहली चीज इस मशीन की। जैसे आप ये बनाइए बीच में ये एक्सटेंसोमीटर जो जो इलांगेशन मेजर करता है, ये इलांगेशन किस पॉइंट का बताता है, कि ये पहले इसका सैंपल भी आपको बनाना चाहिए। सैंपल देखिए, सैंपल का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये तो पकड़ने के लिए काम आता है, इधर का ये पकड़ने के लिए होता है। ये जो पार्ट है आपका ये इंपॉर्टेंट, ये बीच का पार्ट, इसका ये डायमीटर 12.8 मिलीमीटर, ये 60 mm, यहाँ से 2 पॉइंट बनाए जाते हैं इसमें, जिसका हम इलांगेशन मेजर करते हैं। यही 2 पॉइंट जो हम बनाए वो यहाँ पे है, इसका हम इलांगेशन मेजर करते हैं। ये 60 mm की दूरी पे है, इसी को हम कहते हैं गेज लेंथ, GAUG, गॉज लेंथ या गेज लेंथ कहते हैं। 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ सॉरी यहाँ पे होता है, तो ये 50, इसी को हम मेजर करते हैं गॉज लेंथ, इसी का इलांगेशन हम मेजर करते हैं। तो ये जो 60 mm जहां से हम सैंपल रिडक्शन होता है, ये गेज लेंथ 50 सेंटीमीटर, और ये जो होल्डिंग के लिए 90 mm डायमीटर, और ये जो हमारे सैंपल का डायमीटर है, मतलब ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेजरमेंट में, लेकिन ये बाकी होल्डिंग के लिए काम आता है। ये जो टेस्ट सैंपल है इसको भी आपको बनाना, मतलब इसका डायग्राम बी और ये जिसका मशीन का एक स्कीमेटिक डायग्राम ए आपको आना चाहिए, इस पे ध्यान दीजिए। बाकी जैसे टाइम बदलता गया ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक होती गई, और इवन स्टील के लिए नहीं, ये आपके प्लास्टिक, थ्रेड, नायलॉन, इन सब चीजों के लिए भी ऐसे सिंपल टाइप ऑफ मशीन इसी प्रिंसिपल पे हम आपको बाजार में मिलती हैं। तो जो मेटल से शुरू हुई थी हर एक फील्ड में ऐसे ही है, जहाँ पे भी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन मेजर करना, और इसको जो मेजर करते हैं इसे कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन मतलब इसमें क्या है, इलांगेशन के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कंप्रेशन के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सैंपल को ही थोड़ा बहुत चेंज करके इसमें बेंडिंग कर सकते हैं, और साथ में जैसे इसको रोटेशन दे करके हम इसको रोटेशन दे करके हम इस पे टॉर्शन के भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। अब देखिए स्ट्रेस टेस्ट का जैसे वो तो जनरल सा दिया था, यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए कुछ एक स्ट्रेस ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, एक बहुत लंबा सा है। तो सबसे पहले जो एरिया अंडर द कर्व होता है ये पूरा ये मेजर करता है कितने एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा। एनर्जी मतलब जितना भी एनर्जी है दो कार टक्कर करती है, छोटी मोटी होती है तो हल्का वो खरोच लग जाता है, लेकिन जब बहुत तेज इंपैक्ट होता है तो वो पचक जाती है या दब जाती है। तो मतलब कितने एनर्जी उससे ज्यादा होगा तब जाके वो परखच्चे उड़ जाते हैं। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है मटेरियल, वो ये जो चीज है ये बताता है एनर्जी, मतलब ये बेसिकली टफनेस बताता है कितना टफ है। और ये जो है आपका एरिया अंडर द कर्व, जैसे ये जिसका एरिया बहुत कम है ये ब्रिटल है, और जिसमें एरिया ज्यादा है वो टफ है। और ये बताता है स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ कितने पर डिफॉर्म करेगा। अब इसमें दो तरीके, जो बहुत डक्टाइल मटेरियल है ये कप एंड कोन फ्रैक्चर है, मतलब ये दोनों धीमे धीमे एरिया क्रॉस सेक्शन कम होता जाएगा और तब जाके ब्रेक कर, इसे कप एंड कोन, इधर एक हल्का सा गड्ढा कप बन जाता है, इधर एक कोन टाइप बन जाता है। ब्रिटल मटेरियल में एकदम फ्लैट टूटता है, ये ब्रिटल मटेरियल का पहचान है, मतलब ये एनर्जी तुरंत टूट जाता है। जैसे ब्रिटल को फील कीजिए, जैसे ग्लास के कप्स होते हैं या क्रॉकरी आइटम होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। वहीं पे जैसे आपका स्टील हो गया, लोहा, आयरन हो गया, ये सब के मटेरियल जो है आपके थोड़े डक्टाइल होते हैं। तो इसके बाद भी डक्टाइल मेटल्स में भी आपको दो तरीके का कर्व मिलता है।
एक ये कर्व मिलता है जो ये बहुत बड़ा करके दिखाया हुआ है, जहां पे ये ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ऐसे, इसे कहते हैं यील्ड पॉइंट फेनोमेना। यील्ड पॉइंट फेनोमेना, इसको हमें बस नाम जानना है। ये अप एंड डाउन, अपर लोअर लिमिट यील्ड पॉइंट आता है, लोअर यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट फेनोमेना, ये केवल स्टील या आयरन में मिलता है। ये एक डक्टाइल मटेरियल का है। ये किसका है? डक्टाइल मटेरियल। इसमें तो इसमें ये पता चल जाता है कहाँ पे ये आपको इलास्टिक स्ट्रेन पता चल जाता है, मतलब यील्ड स्ट्रेस पता चल। लेकिन इस केस में कोई यील्ड स्ट्रेस पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ फेनोमेना हो नहीं रहा। जैसे आपका कर्व जो है, यदि ये ऐसे करके यूं ऐसे करके जाता तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे इसका यील्ड पॉइंट है। लेकिन इस केस में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो यहाँ पे ये हम एक 0.002 स्ट्रेन ले, 0.002 मतलब 0.2% स्ट्रेन कहते हैं इसको, 0.2% स्ट्रेन ले लेते हैं। एक पैरेलल लाइन खींचते हैं आपकी इस वाला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्ट्रेस के, तो जहां पे ये कट करती है उसी को हम यील्ड पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है जी। ये किसके लिए? डक्टाइल मटेरियल के लिए। जैसे सिल्वर, गोल्ड, उनके लिए यदि उनका कर्व ऐसा नहीं आता, ये केवल स्टील में पाया जाता है। तो इस चीज को देखिएगा कि डक्टाइल मटेरियल में हम यील्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं। 0.2% स्ट्रेन से हमें मिल जाता है। देखिए ये उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब डक्टिलिटी निकालना। डक्टिलिटी मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितनी होगी, ये पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से नापा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, जहां पे फ्रैक्चर हुआ है इस पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं जो इसके पैरेलल होता है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, तो ये जो है ये आपको स्ट्रेन दे देता है। ये इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ द डक्टिलिटी, कितना स्ट्रेन हुआ। जैसे ये मटेरियल है, ये यहाँ से यहाँ तक डिफॉर्म हुआ, तो यहाँ से ये और ये पैरेलल लाइन खींचता है, तो ये जो लाइन है ये आपको डक्टिलिटी मेजर कर देता है। ठीक है। अब जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था, एरिया अंडर द कर्व क्या बताता था? ये टफनेस बता देता था, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब एरिया अंडर द कर्व, कौन सा जो कर्व है और स्ट्रेन एक्सिस के बीच में। तो इसी को और पढ़ सकते, जैसे हमारा कोई रॉड है, इसको जब हम खींचते हैं तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये पतला हो जाएगा और लंबा हो जाता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इसी चीज से हम इसको चाहे डेल्टा एल बाई एल कर लें, या इसका एरिया क्रॉस सेक्शन इन दोनों का रिडक्शन इन एरिया, मतलब ये आर नॉट हो जाए आर, ये ए हो जाए, ये ए नॉट है, ये ए, तो रिडक्शन एरिया ए नॉट माइनस ए बाई ए नॉट से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये दोनों तरीके के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये वॉल्यूम कांस्टेंट से हम फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। ये टफनेस के बारे में हमने बता दिया। तो ये देखिए 3 कर्व दिए हुए हैं, 1 2 3। तो इन तीनों कर्व और ये स्ट्रेन एक्सिस के बीच का जो एरिया है, जिसमें ज्यादा होगा ज्यादा टफ होगा, और जिसका ये हाइट ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेस ज्यादा। जैसे इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है, इसके बाद ये है, फिर ये है, लेकिन इसकी टफनेस सबसे कम है। सबसे ज्यादा टफनेस इसकी होगी, क्योंकि इसमें एरिया ज्यादा दिख रहा है। बाकी मेजर करके पता चलेगा। इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल की है, वो है हार्डनेस। हार्डनेस मेजर करने में हम दो तरीके से होता है। एक तो होता है स्क्रैच हार्डनेस, जैसे एक है स्क्रैच हार्डनेस, मतलब स्क्रैच करते हैं। तो इसमें ये होता है, ये जस्ट लाइक फाइटिंग है, जो जीत गया वो ज्यादा हार्ड है। जैसे हम मान लो अपने नेल से हम प्लास्टिक को स्क्रैच करें, नेल से हम प्लास्टिक को स्क्रैच करते हैं, यदि नेल का स्क्रैच प्लास्टिक पर पड़ जाता है तो इसका मतलब नेल इज हार्डर देन प्लास्टिक। लेकिन यदि हम उसको आयरन पे करें तो आयरन पे नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब आयरन इज हार्डर देन नेल। इफ यू मेक अ लिस्ट देन विल बी दैट आयरन इज हार्डर देन नेल विच इज हार्डर देन प्लास्टिक। तो ये स्क्रैच हार्डनेस होता है। तो इसको हमने उसमें देखा था, क्या कहते हैं, जियोलॉजी में यूज होता है ज्यादातर, ये जियोलॉजी में यूज है रॉक के लिए। उसमें रॉक को हार्डनेस मेजर करते हैं। ये इसको मोर स्केल एक साइंटिस्ट ने बनाया है। तो जैसे इसको हम समझने के लिए, तो इसको इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे टॉक, ये बेसिकली है क्या? क्वालिटेटिव है। ये है क्या? क्वालिटेटिव, मतलब ये बताता नहीं है, बस ये बताता है कौन किसके बीच में आएगा, और इसके बीच में और भी हो सकते हैं, लेकिन ये जितना काम था जियोलॉजिस्ट के लिए उतना उन्होंने कर लिया। इसको याद करने का है। इसको देखिए, टी टी जी, इसको ऐसे याद कर, टू जर्मन कैप्टन फॉट fought after French Queen till causing death. Two German captains fought after French Queen till causing death. तो इस तरीके से हम याद करें। टी से
टू जर्मन कैपिटल में 2T है, टॉक के लिए याद करने का हो गया। और ये आपको ये वैल्यूज 1 2 3 4 10 मतलब जो 10th है सबसे नीचे है वो सबसे हार्ड है, और जो टॉक है सबसे ऊपर टॉल्क ये सबसे सॉफ्ट है। इसको ये टॉल्क वही जो पाउडर आप लगाते हैं टेल्कम पाउडर वही चीज है। तो 1 से 10 तक है, इसका नाम के साथ आप इसको याद कर लीजिएगा। और तरीका शॉर्टकट ट्रिक है, टू जर्मन कैप्टन फॉट अगेंस्ट फ्रेंच क्वीन टिल कॉजिंग डेथ। तो ये पहला पहला आपको टर्म याद हो जाएगा, बाकी आप उसको पढ़ के याद कर सकते हैं। ये आपको देखने के कैसा दिखता है ये समझ, बस आपको ये नंबर बस ये जानना है कि ये मोर स्केल भी हार्डनेस के लिए होते हैं, स्क्रैच हार्डनेस के लिए होता है, कुश्ती टाइप है, जो जीत गया वो हार्डर है। देखिए ये सारा कुछ दिखाया हुआ है कि कौन सी चीज किस चीज की है, ये आपके समझने के लिए है। दूसरा हार्डनेस है, अभी तो हमने क्या देखा था, वो क्वालिटेटिव था, मतलब जैसे हम कहते हैं ये ज्यादा सुंदर है, वो थोड़ा कम सुंदर है, ये तो आपकी फीलिंग है ना। ये मेरा बेटा बहुत तेज है या वो मुझसे ज्यादा तेज है, ज्यादा कम का कुछ नहीं था, नंबर बताओ नंबर कितने आए। तो उसको इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जैसे आजकल फेयरनेस का भी आ गया है कि 1 से 10 का स्केल आ गया है, तो इसे क्वांटिटेटिव कहते हैं। इससे आप बता सकते हैं जिस कौन ज्यादा फेयर है, जिसके ज्यादा नंबर या जिसके कम ने जो भी स्केल है उस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसे कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इसमें क्या करते हैं, इंडेंटेशन को फिर से हम समझ लेते हैं। तो जैसे ये मटेरियल है, इस पे कोई भी इसे इंडेंटर कहते हैं। इंडेंटर इसमें नॉन लोड सारे के साथ एक ही इंडेंटर लेते हैं, एक ही तरीके का लोड लगा, तो जिसमें जितना ज्यादा बड़ा ये छेद होगा इसको मेजर कर लेते हैं सरफेस एरिया के डायमीटर। ये जैसे छेद करेगा बॉल है तो ये गोला करेगा, इस गोले का रेडियस जो है वो हमें बता देगा कि किसमें बड़ा छेद हुआ। जिसमें जितना बड़ा छेद होगा उतना सॉफ्ट होगा, जिसमें जितना छोटा होगा मतलब जितना कम गहरा होगा वो उतना हार्ड होगा। तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज मेजर कर लेंगे, मतलब ये वैल्यूज जो डायमीटर की वैल्यूज आएंगी वो हमें काम आ जाएंगी। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अब जैसे इसी पे बेस्ड है, जैसे इसी इंडेंटेशन में हमें कई सारे स्केल्स हैं, जैसे हम पढ़ ले जैसे ब्रिनल है, तो आपको ये समझना स्केल जैसे ब्रिनल टेस्ट होता है, विकर्स, नूप और रॉकवेल, ये कुछ 4 टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिनल में आप देखिए यूज क्या होता है, ये 10 मिलीमीटर स्फेरिकल स्टील और टंगस्टन कार्बाइड, ये इंपॉर्टेंट इंडेंटर किस चीज का है, टेस्ट का नाम क्या है, इंडेंटर क्या है, ठीक है ये इंडेंट हो गया, बाकी इसकी और चीजों की जरूरत नहीं है। विकर्स इसमें आपका डायमंड पिरामिड होता है, देखिए ये देखिए जैसे ये एंगल 136 डिग्री, थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, तो इसका इंडेंटर ये होता है। नूप माइक्रो हार्ड इसमें भी डायमंड पिरामिड होता है, इसका भी डायमंड पिरामिड होता है। रॉकवेल, रॉकवेल में कई सारे हार्डनेस जैसे डायमंड कोन भी होता है और कहीं कहीं बॉल भी होता है, इसमें कोन और प्लस बॉल होता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग होती है। तो बस आपको ये जानना है कि हार्डनेस के 3 या 4 मेथड हैं, उनमें इंडेंटर क्या है, और इसमें थोड़ा बहुत यदि आपको लोड पता चल जाए तो ये देख सकते हैं, जैसे 60 kg, 150 kg, 100 kg, और ये लोड के इंडेंटर के एक बॉल भी है, इसमें डायमंड भी है। तो देखिए इसमें केवल बॉल था, इसमें डायमंड था, इसमें भी डायमंड था, इसके बस इसके डायमेंशन अलग अलग थे, इसमें भी डायमंड और बॉल दोनों है। ये मशीन है, इसके ऊपर हम सैंपल रख देते हैं और यहाँ पे इंडेंटर होता है, जैसे ये इंडेंटर होता है और यहाँ पे सैंपल होता है। पहले हम इसको ला करके टच कराते हैं, फिर पीछे से लीवर से हम लोड लगा देते हैं। इसमें एक पुली टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसको हम बटन दबाते ही वो लोड आ जाता है। तो बस आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनाना चाहिए, स्कीमेटिक डायग्राम आना चाहिए जिसको आप समझिए, आपको भी इन प्रिंसिपल समझना है, इसका प्रिंसिपल कि ये क्वांटिटेटिव वैल्यू मेजर करता है और ये एक्सप्रेशन देता है। जैसे बॉल है तो सर्कुलर देगा, इसका डायमीटर मेजर कर लेंगे, रेडियस मेजर कर लेंगे, और यदि डायमंड पिरामिड है तो ये आपको इस तरीके से कोई पैराग्राम देगा, तो इसके हम दोनों डायगनल्स मेजर कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, डायगनल हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरीके से, ये डिफरेंट देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे यहाँ स्क्वायर बन गया तो इसके डायगनल्स मेजर कर लेंगे, ये आपके पिरामिडल, ये विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग का होगा, ठीक है। ये थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम आप जानिएगा। सेफ्टी फैक्टर मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ
100 न्यूटन है। यदि आप 100 न्यूटन का ही वैल्यू का ही आप इस पे लोड लगा देंगे तो ये टूट जाएगा। तो कोशिश होती है कि इसमें कम से कम मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, जैसे 60 न्यूटन से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो ये कभी नहीं टूटेगा। तो ये सेफ्टी फैक्टर होता है कि मैक्सिमम लोड क्या लगाएं, मैक्सिमम लोड तो वर्किंग के लिए होता है। एन क्या है, सेफ्टी फैक्टर, सिग्मा वर्किंग। देखिए फॉर्मूला, सिग्मा वर्किंग इज इक्वल टू सिग्मा बाई अपॉन एन। एन जो सेफ्टी फैक्टर है 1.2 से 4 डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे यूज कर रहा है। ठीक है, ये सेफ्टी फैक्टर कैलकुलेशन का तरीका है। जैसे 5 है, वर्किंग स्ट्रेस मिल जाएगा, ये इसका यील्ड स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस जिसको कहते हैं, यील्ड स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस जैसा भी आपको वहां पे कहेगा, और ये इसका फैक्टर सेफ्टी लेवल है। तो हम इससे निकाल लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितना अलाउबल स्ट्रेस। जैसे एक ब्रिज बना है जो जिसमें एक साथ 5 ट्रक का लोड ले सकते हैं, ये 2 टैंक जा सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसमें एक टैंक से ज्यादा कभी ना जाए, नहीं तो ब्रिज टूट जाए। तो ये सेफ्टी फैक्टर है। बनाया तो हम ज्यादा के लिए आता है, लेकिन लोड इसमें कम भेजते हैं ताकि आपका ब्रिज सलामत रहे। फैटीग फेलियर, फैटीग मतलब होता है दौड़ा दौड़ा के थका के मारना। ये ज्यादा साइक्लिक लोडिंग, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो उसके पैडल मारते हैं, ठीक है, ऐसे ही आप देखो पहिया जैसे आप घूमता है तो बार बार कोई एक पार्ट उसका ऊपर रहता है, फिर घूम करके पहिया फिर वो ऊपर आ जाता है, ऐसे बार बार साइक्लिक टाइप ऑफ लोडिंग है। ऐसी चीजें आपको बहुत जगह मिलती हैं जो वही चीज बार बार साइक्लिक, जैसे आप हाथ आपका मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, मोड़ते हैं, ये भी एक साइक्लिक लोडिंग है। जैसे कोई भट्टी को आप गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, ये सब साइक्लिक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे साइक्लिक लोडिंग की बात कर रहे हैं जो पहिए वाली है। तो अब जब हम पैडल मारते हैं तो आप देखेंगे उस पर एक मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस हो जाता है। जैसे ये देखिए, इस कर्व को देखिए, तो ये एक मिनिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम, इसके बीच का जो है इसको मीन कह देते हैं। मैक्सिमम मिनिमम को ले लेंगे, इसको मीन कह देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए जो भी इसका मैक्सिमम मिनिमम, इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दे तो मीन आ गया। तो मीन से जो डिफरेंस, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है जो जानना चाहिए, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये चलते हैं, जैसे ये लगा हुआ बियरिंग में आपका सैंपल है, यहाँ पे उसको घुमा घुमा के हम टेस्ट करते हैं। तो इसके कर्व होता है, देखिए जो कर्व आता है, एक तरफ आता है आपका स्ट्रेस और दूसरी तरफ आता है, देखिए जिस एक तरफ स्ट्रेस है, एक तरफ नंबर ऑफ साइकिल्स है। तो आपको दो तरीके का कर्व मिलता है, एक ये कर्व मिलता है, एक ये कर्व मिलता है, ठीक है। तो इसमें जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है, जैसे ये कर्व ऐसे करते जाएंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स कुछ देर के बाद ये हॉरिजॉन्टल, ये जो जहां पे हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ये इसका मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाता है। इसके ज्यादा हम साइकिल्स नहीं देंगे, इससे हमें मिल जाता है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स दिया जा सकता है। लेकिन इस केसेस में जहां पे हॉरिजॉन्टल नहीं होता, फिर क्या करें, वहां पे हम ये देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे मतलब इसमें जहाँ क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे वो डिफाइंड एज अ किस इस पे वो टूटता है, उसको एक बेसिस बना करके हम फिर वहां पे, जैसे किसके बाद इसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो जैसे इस पर आ गई तो इट विल बी इट्स साइक्लिक, या नहीं है तो यहाँ। और इसमें ये भी है, जैसे मान लीजिए जैसे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेना है तो वो देख लेंगे। जैसे मान लीजिए ये 10⁻7 साइकिल्स पे इसका फेलियर आया है, लेकिन हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 100 का दे देते हैं, तो 10⁵ से हम ज्यादा जाने, 10⁵ मतलब 10 लाख साइकिल के बाद, मतलब इतने पेडल चलने में उसको रोक देना है, फिर ये हमारे लिए कंडम हो जाएगा, कंडेम हो जाएगा, और इसको हम यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, दो तरीके का कर्व मिलेगा, और हम इसको स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल्स से देखते हैं। तो जैसे स्टील ये सब में आपको इस तरीके का फ्लैट कर्व मिल जाता है, जैसे ये। जहां नहीं मिलता है तो हमें देखना पड़ता है फैटिग फेलियर कहाँ हुआ है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के हम मैक्सिमम स्ट्रेस उसके लिए डिफाइन कर लेते हैं। अब इसको इम्प्रूव करेंगे, जैसे जो ये साइक्लिक फेलियर से सरफेस से शुरू होता है, मतलब जो सरफेस से क्रैक स्टार्ट होता है और अंदर तक जाता है, तो हमें सरफेस से क्रैक को बंद करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर से उस पर पीट पीट के उसमें कंप्रेसिव लोडिंग, मतलब ऊपर से अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे। हमने देखा था कंप्रेसिव में होता क्या था, फोर्स अंदर की तरफ ऐसे लगाए, तो जैसे ये सरफेस है, यहाँ पे छोटे छोटे क्रैक है, तो हम इधर से फोर्स दोनों तरफ से लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इसको हम पीट पीट के मतलब ऐसा करते हैं, इसमें इसका स्क्रब बंद हो, जैसे ये देखिए इसमें स्ट्रेस अंदर की तरफ लगा लगा के कंप्रेसिव लोडिंग, तो ये ताकि सरफेस स्मूथ हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, पहला चीज है। और दूसरी चीज रिमूवल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेटर। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेटर कहाँ होता है, जहां पे शार्प एजेस होते हैं, शार्प एजेस,
जैसे ये देखिए ये शार्प एजेस था, यहाँ से 90 डिग्री हो रहा था, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ये शार्प एजेस कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको कम कर लेते हैं। क्रीप स्ट्रेस जस्ट लाइक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये हाई टेम्परेचर पे होता है और सारा कुछ वैसे ही होता है। इसमें 3 तरीके कर्व जो बनाते हैं वो इस तरीके से होता है। ये जो हमें कर्व बना है इसमें 3 रीजन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और ये बस आप ये जानिए हाई टेम्परेचर पे ये मैटर करता है। टी जब 40% मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, जैसे मान लीजिए किसी का मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको यदि हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर काम करेंगे तो ये क्रीप आ जाएगा। यदि मान लीजिए किसी का मेल्टिंग पॉइंट 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका 40% लेंगे, तो 40/100 इंटू 500, तो ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम करेंगे तो इसके लिए ये क्रीप की बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट। और जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर, जैसे 400 है, चलो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप 600 800 पे करेंगे तो ये कर्व छोटी होती जाएगी। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब पहले प्राइमरी आता है, जितना ज्यादा सेकेंडरी हो उतना बढ़िया है, और जितना कम टर्शियरी हो, लेकिन ये इतना फेलियर उतना देर में होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर। लेकिन जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वाला पार्ट बड़ा होने लगता है और ये छोटा होने लगता है। अभी हम इसको आगे देखेंगे तो फेलियर जल्दी होता है। हाई टेम्परेचर पे काम करने का ड्यूरेशन बहुत थोड़ा मिलता है फिर। तो ये देखिए जैसे पहला कर्व था ये वाला लेस देन में, देखिए कितना फ्लैट जा रहा था कोई, लेकिन जैसे ये देखिए ये पार्ट इतना था, ये देखिए कम कम हो गया यहाँ पे, और ये पार्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये फेलियर के चांसेस इजी हैं। हाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा। ये इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है बनाने का, मतलब सारा कुछ जो वहाँ पे इलास्टोमीटर देख रहे हो तो सब कुछ इसी में है बस। और ये पार्ट केवल फर्नेस के अंदर है, ये फर्नेस के अंदर में है। तो इसको आप ऐसे देख लीजिएगा, एक स्कीमेटिक डायग्राम बना सीख लीजिएगा, इस इम्पोर्टेंट डायग्राम है। और आई थिंक इसके साथ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जो नहीं आएगा वो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।